हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे 3 रेंज ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व पढ़ा था। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? 3 रेंजेस, कौन कौन सी रेंजेस में लाई करता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और हम लास्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। देखिए, अब हमारा आता है 3 रेंजेस। जैसे हमने पहले पढ़ा कि भी जो कीन्स हैं और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं उनका सबका अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो क्या कहते हैं कि भी जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या रहेगा? परफेक्टली इनइलास्टिक, वर्टिकल रहेगा, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो किसके? वाई एक्सिस के, और वर्टिकल शेप में है। ठीक है। और जो हमारे कीन्स हैं वो क्या कहते हैं कि भी जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसा होता है? पहले वो कांस्टेंट रेंज में जाके फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब वर्टिकल वो बाद में हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? कीन्स कहते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई जो हमारी 3 रेंजेस हैं, हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो शॉर्ट रन टाइम पे 3 स्टेजेस को कवर करता है। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फर्स्ट हमारी आती है हॉरिजेंटल रेंज आती है, फिर सेकेंड आती है इंटरमीडिएट रेंज, एंड लास्ट एंड थर्ड वन आती है वर्टिकल रेंज। जो हमारी हॉरिजेंटल रेंज होती है वो हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास अवेलेबल है रॉ मटेरियल्स, उनके ऊपर जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो हमारा रॉ मटेरियल है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पर रहकर वो कितना आउटपुट दे रही है और सेम प्राइस पर दे रही है, होती है हमारी हॉरिजेंटल रेंज। देखिए ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है इस शेप में, पहले देख सकते हैं आप, जो पी पॉइंट है वहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट तक जो वाई का हमारा एग्रीगेट आउटपुट है वहाँ तक हम देखें तो ये हॉरिजेंटल रेंज में। इसके बाद हमारे पास ये क्या है? इंटरमीडिएट रेंज है, एंड आफ्टर दैट वर्टिकल रेंज आती है। अब देखिए यहाँ पर तो सारी एक्सप्लेनेशन यही दे रखी है कि भी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, कीन्स हैं उनका क्या मानना है, और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं वो क्या मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओरिजेंटल रेंज में। ओरिजेंटल रेंज क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व वॉज हॉरिजेंटल। जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। और ये किसने दिया था? हमारे कीन्स ने बोला था। उसने बोला था ना लास्ट में कि भाई जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो ऐसे ही होता है कि पहले वो क्या होता है? हॉरिजेंटल शेप में होता है, देन वर्टिकल शेप में आता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? सबसे पहले हॉरिजेंटल शेप। तो जो ये हॉरिजेंटल कर्व बना हुआ है सबसे पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये कीन्स रेंज के नाम से भी जाना जाता है। जो एग्रीगेट सप्लाई है कर्व है governed by what happens to unit cost of production as unit output expand और कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो गवर्न किया हुआ है, कैसे हैपन करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। जो नेशनल आउटपुट है वो भले ही बढ़े या फिर वो घटे, इट विल बी नोटिफाइड in this figure name is 10.7 that we taken that YF as full employment level of output, that is YF is the capacity production। YF क्या है? कैपेसिटी प्रोडक्शन है, या फिर इसको हम ये यहाँ पे हमने तो शो कर रहा है ना कि भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट इस वाले में हम क्या देखेंगे? ये कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। फुल एम्प्लॉयमेंट केस में ये हम देखते हैं ना कि भी उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट भी लग जाती है तो ये क्या है? हमारी कैपेसिटी आउटपुट हम इसको बोल सकते हैं। कैपेसिटी आउटपुट वाई एफ इज द कैपेसिटी प्रोडक्शन या कैपेसिटी आउटपुट है ये हमारा। दिस रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड और यूज्ड। ये क्या है? हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तभी होती है ना हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की टोटल मटेरियल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और जो फुल एम्प्लॉयड है, मतलब कि जितने भी इकोनॉमी में पर्सन वो सारे क्या हैं? एंगेज्ड हैं वर्क में। तो वो क्या होगी? तब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, राइट। वो क्या हो रहे हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं और यूज किए जा रहे हैं। Therefore, this full employment capacity output is also called potential output. Now we see that horizontal or Keynes range comprises level of output that is substantially less than the full capacity production YF. जो हम देख रहे हैं ना ये क्या है? horizontal range YF से कम है, ये यहीं तक है। इसके बाद क्या हो रहा है? इंटरमीडिएट और हमारी वर्टिकल रेंज आ रही है। ठीक है, this implies that during this horizontal range
of output up to y, the economy can expand its production without facing rise in unit of cost of production. This is in fact that the stage when the economy is in grip of some recession or depression with a lot of idle capacity in form of unemployment, labor, unutilized machine एंड अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स। देखिए इस रेंज से यहाँ पर क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से ये कम है, और ये क्या हो रहा है कि भी जो क्या कह रहा है, ये जो हॉरिजेंटल रेंज है वाई एक्सिस तक क्या दिखा रही है, इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है अपने प्रोडक्शन को फेस करते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या स्टेज शो कर रही है, मतलब जो इसमें क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल रेंज जो है ये हमें क्या शो कर रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के राइज कर रही है यूनिट में, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इम्पैक्ट कर रही है, और ये जो फैक्ट है इकोनॉमिक ग्रिप कर रही है, रिसेशन कर रही है, डिप्रेशन कर रही है, क्या दिखाकर कि भी हमारे पास मतलब वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं ला पा रही। तो यहाँ पर क्या दिखा रही है, ओरिजेंटल रेंज की भी वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं ला पा रही, और क्या नहीं हो रहा वहाँ पर, लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही, मशीन्स और अदर कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं उनका भी अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, फुल यूटिलाइजेशन या फिर हम ये कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज नहीं आ रही, कैपेसिटी ऑफ आउटपुट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, तो उसी से क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर आइडल एंड अनयूज्ड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू यूज विदाउट कॉजिंग एनी राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर विदाउट एनी अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल। फिर ये क्या होता है कि भी प्राइस लेवल के कोई प्रेशर नहीं होता, और ये क्या होता है अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। अनएम्प्लॉयड लेबर वुड बी विलिंग टू वर्क एट करंट वेजेस। फिर हमारे पास जो भी वेजेस गिवन होते हैं, अगर कोई देखिए यूँ है कि भी एकदम खाली बैठा कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो इन सोचेगा ना जो मिल रहा है थोड़ा बहुत उसी में वो काम करने लग जाता है, तो वो क्या होगा, थोड़ा अपने आप अपवर्ड की साइड क्या होने लग जाएगी, शिफ्ट होने लग जाएगी। उसके बाद जो हमारी सेकंड रेंज आती है वो होती है इंटरमीडिएट रेंज। तो इंटरमीडिएट रेंज क्या होती है, देखिए हमने सबसे पहले आई थी हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज, उसके बाद बीच में आती है हमारी इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज क्या कहती है, वो क्या कह रही है, द आउटपुट लेवल वाई एंड वाई एफ इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट brings about rise in price level, that is aggregate supply curve slope upward in this range। राइज इन प्राइस लेवल में रेंज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो एस कर्व है हमारा वो क्या हो रहा है, अपवर्ड की साइड क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। मतलब शिफ्ट क्या कर रहा है, वो अपवर्ड की तरफ स्लोप जा रहा है, उसका अपवर्ड की तरफ क्या जा रहा है, उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। There are more than one reason for the upward sloping range of AS curve। फर्स्टली नेशनल इकोनॉमी कंसिस्ट करती है सेवरल इंडस्ट्रीज़ को। भाई जो वर्कर्स हैं वो ये सोचेंगे ना कि भाई हमें चलो कोई नहीं कम बेसिस पर मिल रहे हैं, लेकिन हम काम तो कर ही लेते हैं, फिर उनको हायर करना पड़ता है, उनको वेजेस देना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब वो इंक्रीज़ होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट महंगा होता है, तो उसकी प्रोडक्ट महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, तभी तो वो मार्केट में सेल कर पाएंगे ना। प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो उससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया, और जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, जो हमारा प्राइस ऑफ लेवल बढ़ रहा है, और उससे हमारी क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या, फॉर एग्जांपल लिखा है इन्होंने, एज अ नेशनल प्रोडक्शन एक्सपेंड इन दिस रेंज सम इंडस्ट्रीज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स हार्डवेयर में एक्सपीरियंस shortage of skilled engineers engaged in these industries, while some industries such as textile industries may be still facing quite large unemployment due to shortage of engineers. For some critical industries, bottlenecks in production may arise which push up the cost in this industry, while the economy as a whole still is operating below the full employment level। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड एंड लास्ट रेंज, जिसमें हमारा जो एएस कर्व है वो वर्क करता है या मूव करता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वो है वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज क्या कहती है कि ये कहती है इस रेंज पर क्या हो जाता है, हमारा कर्व जो होता है वो वर्टिकल रेंज में क्या हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, हमने लास्ट में जब वो किए थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी क्या होता है, वर्टिकल होती है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, तो इसमें भी हम क्या कहेंगे, जो वर्टिकल रेंज है उसको हम क्या भी कहते हैं, क्लासिकल रेंज भी कहते हैं।
वर्टिकल रेंज को क्या कहते हैं, क्लासिकल रेंज भी कहते हैं। और जो हमारी फर्स्ट थी हॉरिजेंटल रेंज, उसको क्या कहते हैं, कीन्स रेंज भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट रेंज को ऐसा कोई डिफरेंट नेम नहीं दिया हुआ, ये तो इन्होंने दी है ना। वर्टिकल रेंज जो है वो कीन्स ने दी थी कि भाई पहले वर्टिकल रेंज किसने दी थी, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दी थी, तो इसलिए इसको क्लासिकल रेंज बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल रेंज है वो किसने दी थी, हमारे कीन्स ने दी थी, तो इसलिए क्या उसको क्या बोलते हैं, कीन्स रेंज बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज द रेंज इज परफेक्टली इलास्टिक और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट which is designated by YF में देखो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है वर्टिकल शेप लाइन है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ रही है। एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट thought the aggregate supply curve as was vertical. This range is also called classical range. This vertical shape of aggregate supply curve implies that any further rise in price level will fail to cause any increase in aggregate output. अगर aggregate supply curve जो है imply करता है further rise in price level, वो क्या करेगा, cause कर देगा increase in aggregate supply curve. Implies that any further rise in price level will फेल टू कोज एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट। अगर राइज हो रहा है प्राइस लेवल में, वो फेल कर देगा किसको, एग्रीगेट आउटपुट को इंक्रीज होने में, बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज फुली एंड प्रोड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल आउटपुट विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सम फर्म में ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन बाय टेकिंग अवे रिसोर्सेज फ्रॉम अदर फर्म्स विद द ऑफर ऑफ हायर प्राइस टू देम, बट gain of resources and addition to output in some firms and loss of resources and output in other firms. किन्हीं फर्म में तो क्या होगा, रिसोर्सेज जो हो रहे उनका एडिशन हो रहा है और आउटपुट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और मींस उसका क्या मतलब है कि लॉस हो रहा है रिसोर्सेज का और आउटपुट इन अदर फर्म्स। आई बात समझ में। बट गेन ऑफ रिसोर्सेज, गेन हो रहा है रिसोर्सेज का, और एडिशन टू आउटपुट इन सम फर्म्स मीन्स द लॉस of resources and output in other firms with no net addition to aggregate output, but this process of binding away resources will cause resources price to go up, resulting in higher product price. Real aggregate output remain constant. आई बात समझ में। आई होप आपको ये वर्टिकल रेंज जो मैंने आपको बताया कि इसको क्लासिकल रेंज कैसे बोलते हैं, कैसे ये वर्क करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट जो हमारी सिचुएशन होती है उस पर ये वर्क करती है, इंटरमीडिएट एंड जो हमारी फर्स्ट थी हॉरिजेंटल रेंज, तीनों रेंज आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट हमारी आती है हॉरिजेंटल रेंज, सेकंड हमारे पास आती है इंटरमीडिएट रेंज, एंड लास्ट एंड थर्ड आती है हमारे पास वर्टिकल रेंज। जो हमारी हॉरिजेंटल रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कीन्स रेंज भी बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल रेंज होती है उसको हम क्लासिकल रेंज भी बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी, एंड आपको पीछे जो मैंने एग्रीगेट सप्लाई वाला बताया था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और शॉर्ट रन में जो हमने पहले पढ़ा था कीन्स और क्लासिकल ने जो अपनी राय दी है या जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है एएस का कैसे मूव करता है, कैसे वर्क करता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक के टॉपिक हुए में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।